हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। ये बात शायद पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु नहीं अपितु देवरानी जेठानी की कहानी है, जिसके लिए एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए। और परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो आपके परीक्षा में जब भी प्रश्न आए तो आप इस बात को ध्यान रखें, अगर मौलिक उपन्यास के बारे में पूछा जाता है तब आप परीक्षा गुरु का नाम लें। अगर केवल उपन्यास पूछा जाता है तब आप किसका नाम ले? देवरानी जेठानी की कहानी का। तो आइए परीक्षा गुरु के बारे में कुछ बातें जानते हैं। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास था, जिसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने 25 नवंबर 1882 को की थी। इसका कथानक क्या है? लाला श्रीनिवास कुशल महाजन और व्यापारी थे। अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी सुनाई है। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा हुआ, पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठा। न ही उसे आदमी की परख है। वे अपने सच्चे हितैषी बृजकश्यप को अपने से दूर करके चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी, लालची, मौका परस्त, खुशामदी दोस्तों से अपने आप को घिरा रखता है। बहुत जल्द इनकी गलत सलाहों के चक्कर में मदन मोहन भारी कर्ज में भी डूब जाता है, और कर्ज समय पर अदा न कर पाने से उसे अल्प समय के लिए कारावास भी होता है। इस कठिन परिस्थिति में उसका सच्चा मित्र ब्रजकिशोर, जो एक वकील है, उसकी मदद करते हैं और उसे खोई हुई संपत्ति वापस दिलाते हैं। इतना ही नहीं, मदन मोहन को सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी कराते हैं। देखिए, ये उपन्यास जो है परीक्षा गुरु, वो 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। कथा तेजी से आगे बढ़ती है और अंत तक रोचकता बनी रहती है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। इसमें जगह जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिए गए हैं। ये दृष्टांत मुख्यतः ब्रजकिशोर के कथनों में आते हैं। इनसे उपन्यास के ये स्थल आजकल के पाठकों को बोझिल लगते हैं। उपन्यास में बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उद्धरण भी ब्रजभाषा में काव्यानुवाद के रूप में दिए गए हैं। हर प्रकरण के प्रारंभ में भी ऐसा एक उद्धरण है। उन दोनों काव्य और गद्य की भाषा अलग अलग थी। काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य के लिए खड़ी बोली का। लेखक ने इसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए उपन्यास के काव्यांशों के लिए ब्रज भाषा चुना है। उपन्यास की भाषा हिंदी के प्रारंभिक गद्य का नमूना है कि प्रारंभ में गद्य कैसे होता है। जैसे अब देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ेंगे, परीक्षा गुरु पढ़ेंगे तो आप बोर होने लगेंगे, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे 2 पेज से ज़्यादा, क्योंकि इतनी उलझाऊ दिल्ली के आसपास की सरल बोलचाल की भाषा को प्रयोग किया गया, क्योंकि तब हिंदी सृजित हो रही थी, हिंदी का सृजन हो रहा था उस समय। तो उस समय की भाषा बहुत ही क्लिष्ट आपको लगेगी। इसमें संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों से यथासंभव बचा गया है। सरल बोलचाल की भाषा में कथा सुनाई गई है। इसके बावजूद पुस्तक की भाषा गरिमा युक्त और अभिव्यंजनापूर्ण है। वर्तनी के मामले में लेखक ने बोलचाल की पद्धति अपनाई है। कई शब्दों को अनुनासिक बनाकर या मिलाकर लिखा, जैसे रोने, करने, पढ़ने आदि, तथा उस समय कितने, कितने को कितने, उनकी, उनकी को उनकी याद में के लिए मैं, से के लिए सै जैसे प्रयोग भी मिलते हैं। कुछ अन्य वर्तनीय दोष भी देखे जा सकते हैं, जैसे समझदार के लिए समझवार, विवश के लिए विवश। यह देखते हुए कि यह उपन्यास उस समय का है जब हिंदी गद्य स्थिर हो ही रहा था, उपन्यास की भाषा काफ़ी सशक्त ही मानी जाएगी। इस उपन्यास की भाषा की एक वानगी देखिए आप, कि सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। अब आज आप अधीन लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा, आज अधीन लिखा जाता है। एक बात है, जैसे स अभी भी आप देखेंगे तो जो हरियाणवी बोली है, हरियाणा में जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, तो वहाँ पे है के लिए स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी खड़ी बोली का ही शब्द है। एक बात स, एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वही दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। इसलिए सुख दुख होने पे अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। कोई नियम मालूम होता को होने का कोई नियम मालूम होता, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। यहाँ भी अनुनासिक। मेरे जान, तो मनुष्य जिस बात को मन में चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पढ़ने ही से दुख होता है, मास्टर शंभू दयाल ने कहा। तो अनेक बार आदमी अनुचित काम करके दुख में फंस जाता है और अपने किए पर पछताता है। इसका क्या कारण? असल बात यह है कि जिस समय को मिला दिया, मनुष्य के मन में जो वृत्ति प्रबल होती है वह उसी के अनुसार काम किया चाहता है।
और दूर अंदेशी की सब बातों को सहसा भूल जाता है। परंतु जब वो बेग घटता है, तबीयत ठिकाने आती है, तो अपनी सुधार भूल का पछतावा करता है और न्यायवृत्ति प्रबल हुई तो सबके सामने अपनी भूल का अंगीकार करके उसकी सुधारने का उद्योग करता है। पर निकृष्ट प्रवृत्ति प्रबल हुई तो छल करके उसको छिपाया चाहता है या अपनी भूल दूसरे के सिर रखा चाहता है और एक अपराध छिपाने के लिए दूसरा अपराध करता है। परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्म प्रसाद हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। लाला ब्रज किशोर बोले। तो इतनी बातें हैं। और यहाँ पे अपनी भाषा देखी, भाषा शैली देखी, इसके बारे में कुछ और भी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। देखिए 19वीं शताब्दी के 80 के दशक यानी 1982 में लिखा गया उपन्यास आते आते नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव होने के कारण बंगला के देखा था कि नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी रचनाकारों का ध्यान गया। बंगला में उस समय उपन्यास लिखे जा रहे थे। लाला श्रीनिवास दास ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लिखा। यह एक सामाजिक उपन्यास है जो सोउद्देश्य से लिखा गया। इसका लक्ष्य समाज की कुरीतियों को सामने लाकर उनका विरोध करना है और आदर्श समाज की रचना का संदेश देना है। कहानी लंबे लंबे वार्तालाप प्रसंगों से आगे बढ़ती है। कहानी के प्रमुख पात्र लाला मदन मोहन, लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभूदयाल सौदागर की दुकान में मिलते हैं। उपन्यास यथाक्रम यानी सिलसिलेवार नहीं लिखा है। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे पात्रों के चरित्र से आपका परिचय होता जाएगा। यह विशिष्ट शैली इसकी रोचकता बनाए रखती है। मुंशी चुन्नीलाल पहले ब्रजकिशोर के यहाँ नौकरी करते थे। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। ब्रजकिशोर की संगति में उन्होंने सीखा, पर चालाकी उनकी नियत में रची बसी थी, इसलिए हमेशा उल्टी सीधी चालें चला करते थे। ब्रजकिशोर ने पहले समझाया, जब उनकी आदतों में परिवर्तन नहीं आया तो अपने यहाँ से उन्हें चलता किया। लाला मदन मोहन ने चुन्नीलाल को अपने यहाँ काम पर रख लिया। चुन्नीलाल ने लाला मदन मोहन के स्वभाव को अच्छी तरह से परख लिया। मदन मोहन को चापलूसी और वाहवाही करने वाले लोग बहुत पसंद थे। शरीर का सुख और कम कीमत पर अधिक मुनाफा उनकी चाहत थी। मुंशी चुन्नीलाल उनकी इन कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें खूब लूटता। मदन मोहन के पिता अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मास्टर शंभूदयाल मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखे गए थे। पर मदन मोहन का मन खेल कूद में रमता। मदन मोहन ने सिफारिश करके शंभूदयाल को मदरसे में नौकरी लगवा दी। दोनों का एक साथ काफ़ी समय गुजरता था। पंडित पुरुषोत्तम दास का मदन मोहन के यहाँ आना जाना लगा रहता था। लोगों को सुख और दुख देख इन्हें जलन होती थी। बिना जाने हर बात में टांग अड़ाना इनकी आदत में शुमार था। और भी कई खुशामद करने वाले लोग लाला मदन मोहन के इर्द गिर्द जमे रहते थे। मदन मोहन सब पर विश्वास कर लेते थे। मदन मोहन की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति पर क्रोध करना उसने सीखा ही नहीं था। उसकी दृष्टि में मदन मोहन देवता थे। वे कुशल गृहिणी थी और थोड़े खर्च में घर का प्रबंध कर लेती थी। कभी कभार पति को सलाह दे देती, लेकिन अपने विचार थोपती नहीं थी। कभी विवाद नहीं करती। चुन्नीलाल, शंभूदयाल और अन्य स्वार्थी लोगों की स्वार्थपरता से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन पति की ताबेदारी करना अपना कर्तव्य समझकर बाट देख रही थी। ब्रजकिशोर ही एक ऐसा था जिस पर मदन मोहन की पत्नी को भरोसा था। वह कभी ब्रजकिशोर से आमने सामने तो नहीं मिली, लेकिन उसे धर्म भाई मानती थी। ब्रजकिशोर गरीब माँ बाप का बेटा था। उसे संसारी सुख भोगने की तृष्णा नहीं थी, जिससे उसका संसार चल सके। बस उनकी ही दौलत की उसे जरूरत थी। किसी की दया का बोझ वे अपने सिर पर नहीं उठा नहीं सकते थे। मदन मोहन के पिता ने ब्रजकिशोर की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया था। इस उपकार के बंधन में वे मदन मोहन का साथ देते रहते थे, पर अपनी अमीरी ठाट बाट में मदन मोहन अच्छे बुरे में फर्क न कर सका। लोगों ने ब्रजकिशोर के खिलाफ उनके कान भर दिए और वह उसे कपटी, चुगलखोर, द्वेषी आदि समझने लगा। धीरे धीरे ब्रजकिशोर ने उससे किनारा कर लिया। समय की मार देखिए। मदन मोहन बुरी तरह से मुसीबतों में फंस गया, कर्ज से परेशान हो गया। ब्रजकिशोर वकील थे, उन्होंने मदद की और मदन मोहन को छुटकारा दिलाया। भारतेंदु युग के लेख, ये था उपन्यास का सार। अब देखिए, भारतेंदु युग के लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका लिखा परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है। यह वह समय था जब खड़ी बोली को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस उपन्यास में खड़ी बोली के साथ साथ उन्होंने बोलचाल के शब्द और मुहावरों का अच्छा प्रयोग किया। इस पुस्तक में एक दिल्ली के एक रईस का चित्र उतारा है। ये सब बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप देख लीजिए। परीक्षा गुरु पुस्तक का नाम, लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लोक भारती प्रकाशन की पुस्तक है ये। अब इस उपन्यास के बारे में कुछ और चीज़ें, ये देखिए, परीक्षा गुरु मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, लेखक लाला श्रीनिवास दास, लोक भारती प्रकाशन। अब इनकी लेखनी जो इन्होंने
पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है निवेदन के नाम से, वो मैं पढ़ देता हूँ। अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी, देखिए तरह की एक में मिला दिया है, इस तरह की चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरे जान इस रीति से, देखिए एक ही में मिला दिया है, कोई नहीं लिखी गई। इसलिए अपनी भाषा में, यानी अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी, परंतु नई चाल होने से होने है सय को है लिखा गया है ही कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है, और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और अधिक भूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी तरफ से भूलों से तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। कितने पोलाइट वे में इन्होंने लिखा है। ये सच है कि नई चाल की चीज़ देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीत के मन में समाये रहने और नई रीत को मन लगाकर समझने में थोड़ी सी मेहनत होने से पहले पढ़ने वालों का जी कुछ उलझने लगता है। तो ये देखिए, बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ उपन्यास में। अगर आपको कुछ भी ज़रूरी लगता है तो आप पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तर्जुमा करने के बदले कहीं भावार्थ ले लिया गया है। अब इस पुस्तक के गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल इतनी बात निवेदन किया चाहता हूँ, कृपा करके कोई महाशय पूरी पुस्तक बाँचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी ना करें, और जो इस सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करें वह कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भी भेज दें। यदि कोई अखबार वाला उस अंक की कीमत चाहेगा तो वह तत्काल उसके पास भेज दी जाएगी। जो सज्जन तरफदारी, पक्षपात छोड़कर इस विषय में स्वतंत्रता से अपना विचार प्रकट करेंगे, मैं उनका बहुत उपकार मानूंगा। इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तान वरैदे, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों में बड़ी सहायता मिली है। इसलिए इन सब का मैं बहुत उपकार मानता हूँ और दीनदयालु परमेश्वर की निरहैतुक कृपा का सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। 25/11/1884। सज्जनों का कृपाभिलाषी श्रीनिवास दास, दिल्ली। तो ये था वीडियो परीक्षा गुरु के बारे में। इतनी चीज़ें ही ज़रूरी हैं इस परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में जानने के लिए। आप पूरी पुस्तक पढ़ने के चक्कर में ना पढ़ें, एग्ज़ाम दे लें फिर पढ़ें आराम से, क्योंकि बहुत ही क्लिष्ट भाषा है। आप एकदम से बोर हो जाएंगे। कम से कम 4-5 दिन का समय चाहिए, और परीक्षा के दिन बहुत कम है, तो इसलिए उतना समय आपके पास है नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, और भी कोई प्रश्न, कुछ सुझाव है तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।